आज समझी प्यार को, आज समझी हूँ प्यार को। शायद इतनी भयंकर गर्मी के बाद बारिश की छोटी छोटी बूंदें बेचैन मन को आश्वासन सी दे रही थी। यद्यपि सुधा जानती है कि इसके बाद चिपचिपे पसीने का एक नया दौर शुरू होगा, पर उससे क्या, जब बादलों और सूंधी हवा से भरे ये पल मन को सुकून दे रहे हैं तो उसका आनंद क्यों नहीं लिया जाए। तो क्या यही सिर्फ आज में जीने की आदत ने सुधा को यूं छला कि समय रेत की तरह उंगलियों के बीच से निकल गया। वो लाड दुलार भरा बचपन, स्कूल कॉलेज के अलमस्त दिन और बहुत कुछ बनने के वे ढेर सारे सपने, इंजीनियरिंग करके नासा में नौकरी भी करनी थी, भरतनाट्यम का पूर्ण प्रशिक्षण भी लेना था, छुट्टी में ड्रेस डिजाइन भी सीखनी थी और जाने कितने रोमांचक स्पोर्ट्स भी सीखने थे। मानो सामने एक असीमित आकाश हो और उसको मुट्ठी में बंद कर लेने की क्षमता भी। पर ऐसा क्यों हुआ? धूमकेतु की तरह उतर अजय सर ने अचानक उसकी दुनिया ही बदल दी। बहुत कम दिनों के लिए कॉलेज में आए वह, शायद मैथ्स के सर ने किसी मजबूरी में लंबी छुट्टी ली थी और कॉलेज ने अजय सर को अस्थायी तौर पर बुला लिया था। सुधा ने उनको देखा तो देखती ही रह गई। बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसा ऊंचा कद, चौड़ा सीना और स्टाइलिश रहन सहन। पता ही नहीं चला कब उनका मन उनके घुंघराले बालों में उलझ गया। उसकी आंखों में अपने प्रति उभरे आकर्षण को पढ़ने में अजय सर ने कोई गलती नहीं की थी। बीच बीच में वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते तो वह धन्य हो जाती। इस लगाव ने उसके समूचे व्यक्तित्व को ही बदल कर रख दिया था कि खिलधड़ी सुधा चुप सी हो गई। इंजीनियरिंग और भरतनाट्यम की जगह अपनी खूबसूरती को संभालने, नए नए फैशनेबल कपड़े की जानकारी और लकधक की जीवन शैली ने ले ली। अजय का कॉलेज आना तो जल्दी ही बंद हो गया था, पर उन लोगों का मिलना जुलना चलता रहा। भैया को अजय बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। सुधा की जिद पर पापा उनके यहाँ रिश्ता लेकर गए, पर वो तो कोई बात आगे बढ़ाने के बजाय नाखुश होकर ही लौट आए। उन्हें ना उस घर का रहन सहन पसंद आया था, ना स्तर और ना उस पर से उनके पिता ने अपने बेरोजगार बेटे के लिए लंबा चौड़ा दहेज मांगकर ताबूत में आखिरी कील ही जड़ दी थी। यूं लाडली बेटी को तो कुछ भी देने में पापा को कोई परेशानी नहीं थी, पर अगर कोई सिर्फ दहेज की ही बात कर रहा हो तो वह तो भी सही आदमी नहीं हो सकता ना। पापा ने उसे पास बिठाकर बड़े प्यार से समझाया था। बेमन से ही सुधा ने उनकी बात मान भी ली और अजय की रट लगाना भी छोड़ दी। पर उसकी समझ में एक बात बिल्कुल नहीं आई कि इस घटना के बाद उसके घर के लोगों को उसकी शादी करने की ऐसी क्या जल्दी पड़ गई कि शिवा जैसे लड़के को उसके लिए पसंद कर लाए। चेहरे में ऐसा कुछ भी नहीं कि दोबारा उस पर नजर डालने का भी मन करे, और ना बातचीत का कोई स्टाइल। उधर मम्मी पापा भैया सब उस पर लट्टू ही हुए जा रहे थे। अगर बड़े सरकारी अफसर थे तो जरा रौबदार ही दिखते। ये भी कोई बात हुई कि पुरानी सी गाड़ी अपने आप चलाकर लेकर आए थे। उनकी माँ, पिताजी, छोटी बहन, किसी की कोई पर्सनैलिटी ही नहीं। सुधा को पता था कि सुधीर जैसे मामूली इंसान को सुधा जैसी लड़की 3 जन्म लेने पर भी नहीं मिलेगी। सो उन लोगों को तो उसे ही पसंद करना था, पर वह क्या करे।
अगर घर में हर समय सुधीर की सादगी और अच्छे स्वभाव के चर्चे चलते रहते और ऐसे में उसका आगे बढ़ने का तर्क तक किसी ने नहीं सुना। फिर बाद में जब रोज रात में चुपके सुधीर के फोन आने लगे, जिनमें कभी उनकी खूबसूरती की तारीफ होती तो कभी हनीमून के लिए ऊँटी की सुंदरता का जिक्र होता, तो उसे भी उनका व्यक्तित्व ठीक ठाक सा ही लगने लगा और उसने स्वयं को वक्त की लहरों के हवाले छोड़ दिया। ब्याह कर ससुराल आई तो घर के सारे लोग सचमुच सीधे और अच्छे लगे। सास ने अपनी नन्ही से दिखने वाली 19 वर्षीय बहू पर ज़्यादा जिम्मेदारियां छोड़ना उचित नहीं समझा और सुधीर दिन भर घर के बाहर ही रहते थे, अतः सुधा के पास अपने लिए ढेर सारा समय होता था। शादी को लगभग साल भर बीत चुका होगा जब बाजार में यूं ही अजय सर से भेंट हो गई थी। हाल चाल पूछते उन्होंने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और रोज फ़ोन करने लगे थे। अब जाकर सुधा को पता चला था कि गलती तो खुद उसके पापा की ही थी, जिन्होंने भैया की बातों में आकर दो प्रेम करने वालों को अलग कर दिया। अब क्या करे सुधा, अब तो वह चक्रव्यूह में फंस चुकी है। अजय जैसे सुदर्शन पुरुष उसके लिए बाहें फैलाए बैठा रहा और वह सुधीर के साथ बांध दी गई। सुधीर और उससे संबंधित हर चीज में अब कमी ही कमी नजर आने लगी थी। उधर अजय के व्यक्तित्व का आकर्षण और उसकी बातें सिर चढ़कर बोलने लगी। फिर लगा कि भला कब तक दो नावों में पैर रखकर चलती रहेगी, तो कोई कठोर निर्णय तो उसे लेना ही पड़ेगा। फिर उपपा के उस दौर में लिए गए अपने फैसले के तहत वह उपेक्षित सुधीर को बिना कुछ कहे एक दिन अजय के साथ उनके घर चली आई थी। आज सोचती है तो लगता है कि जिंदगी का वह गलत कदम उसकी नासमझी हो सकती है, पर कुटिलता नहीं, क्योंकि अजय सर के बार बार इशारा करने पर भी उसने ना रुपए और गहने लिए थे, ना कोई कीमती सामान। पर्स में 1,500-2,000 रुपये के साथ वह तो कुछ ऐसे चली आई थी मानो सिनेमा हॉल को जाने को निकली हो। अजय बहुत नाराज थे। तुम्हें पता है ना कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, कैसे संभालूंगा तुम्हें? तुम्हारे अपने खर्चे भर पैसे तो तुमको ले आने ही चाहिए थे ना, पर सुनिंदा के कोई खर्चे है ही कहाँ, बिल्कुल साधारण तरीके से रह सकती है वह। अब वह भी कोई नौकरी कर लेगी और अपनी पहली तनख्वाह से मोटरसाइकिल गिफ्ट करेगी, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखेगी। वह और दुनिया के सामने प्यार की मिसाल होगी उसकी कहानी। पर शुरुआत ही कड़वाहट से हो गई थी। अजय शायद उसकी तरह नहीं सोच रहे थे। उन्हें तो मानो धड़ाम से उसे हकीकत की धरातल पर ला पटका कि फोन पर इतना लाड प्यार दिखाते उसके बिना जिंदा ना रह पाने का दावा करने वाले अजय तो अब उससे सीधे मुंह बात भी करने के मूड में नहीं थे। किसी राजकुमारी की तरह पली बड़ी सुधा को अब समझ आया कि वह क्या गलती कर बैठी है। डांट डपट जल्द ही मारपीट में बदल गई और कुछ ही क्षणों में उसने भोग लिया था कि सुधीर के प्यार दुलार भरे स्पर्श और अजय के बलात्कार में क्या फर्क है। अपने प्राय का फर्क देख भुचंकी थी वह। अजय चाहते थे कि वह पापा को फोन करके आर्थिक मदद मांगे, पर अब कोई भी दूसरा कदम उठाने से पहले वह जरा थमकर अपनी स्थिति पर सोचना चाहती थी। पापा और भैया
से उसे कितना डर भी तो लगता था। ऐसे थोड़े ही ना था कि वह फ़ोन करेगी और पापा पैसे लेकर आ जाएंगे। पता नहीं वह उससे बात भी करेंगे या नहीं। क्या वो कभी यहाँ से वापस जा सकेगी। उस दिन अचानक पापा को आया देख कितनी खुश हुई थी उसे, जैसे कि कोई बुरा सपना देखते देखते नींद खुल जाए। अब बस वो यहाँ से जाना चाहती है, उनकी हर बात मानना चाहती है। पर अजय ने उस कमरे में बंद करके अपने नए बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए मांगने के लिए धमकाना शुरू कर दिया था। कुछ नहीं हुआ था। फिर पापा की नज़रों में छिपी वह नफरत, वो परायापन, उनके कठोर हाथों का वह थप्पड़ जिसके निशान गालों पर 3 दिन तक बने रहे थे, वह टूटे विश्वास की वह खिरचें की पापा उससे सारे संबंध तोड़ कर लौट गए थे और साथ ले गए उसका सारा बचपना। समझ गई थी कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, वह पूरी दुनिया में अकेली हो चुकी है। वस्तुस्थिति को स्वीकार कर लिया। अजय की वासना पूर्ति और उनकी माँ की नौकरानी जो जैसे नचाता नाचने लगी। आत्मविश्वास ऐसे टूटा कि दिमाग में ही नहीं आया कि अगर सुधीर को छोड़ सकती थी तो अजय को क्यों नहीं छोड़ पा रही है। या शायद वह एक भयंकर शोक की अवस्था थी, अपराध बोध इतना कि अगर वह लोग उसे कुछ लाखों रुपए के लिए कहीं बेच भी आते तो वह भी इसी को अपने कर्मों का फल मान बैठती। 6 महीने बीते बीते जब वह सूखकर कांटा हो चुकी थी, रंग सांवला और आंखें कटोरों में धंस चुकी थी, तब एक दिन पता चला कि इस दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। उसे तो आज तक नहीं पता कि सुधीर को इस बात की खबर कैसे मिली कि वह अजय के साथ खुश नहीं है। उस दिन अचानक उन्हें सामने पाकर सोचा कि शायद तलाक के कागजों पर साइन लेने होंगे, पर वह तो पुलिस को साथ लेकर अपनी पत्नी को छुड़ाने और अपहरण, बलात्कार, यंत्रणा देने के जुर्म में उन लोगों को गिरफ्तार कराने आए थे। किसी देवदूत की तरह वह उसे बुरे सपने से बाहर ले आए थे और एक बार फिर सुधा ने स्वयं को समय की लहरों के समक्ष शिथिल छोड़ दिया था। सुधीर के घर पहुंचकर 2 दिन वह निढाल भूखी प्यासी एक कोने में पड़ी रही। फिर धीरे धीरे अपनी स्थिति समझ में आने लगी कि सुधीर के माता पिता और बहन कोई भी उसे अपने घर में वापस लेने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तलाक ले लेने के लिए उन्हें लगातार समझा रहे थे, पर ना जाने क्यों सुधीर बिल्कुल ही चुप रहने लगे थे। उनका गंभीर चेहरा देखकर किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं होता था कि वह क्या सोच रहे हैं। पर अगर वह कुछ बोल ही नहीं रहे थे तो घर के बाकी लोगों ने सुधा की पूर्ण अपेक्षा कर निर्णय ले लिया। वह भी समझ गई कि उसका हाल पूछने उसकी मम्मी पापा नहीं आए तो यहाँ किसी को क्या पड़ी थी। अगले दिन सुधीर ऑफिस से लौटकर कमरे में आए और हाथ का बैग एक तरफ रखकर निढाल से कुर्सी पर बैठ गए। रूठी सी नंद भाई के लिए एक प्याला चाय रखकर चली गई थी। सांभला, टूटा और निर्जीव सा चेहरा कितने बूढ़े दिखने लगे हैं सुधीर। सुधा के मन में उनके लिए ढेर सा प्यार उमड़ा। वही तो जिम्मेदार है इसकी। कितनी बड़ी गलती हो गई है उससे। कुछ देर वैसे ही उनको निहारने के बाद वह धीरे धीरे से उठी और उनके पैरों के पास आकर बैठ गई। मेरी गलती माफ करने के लायक नहीं है ना सुधीर। सुधीर ने धीरे से आंखें खोली थी। उफ, कितना दर्द था उन आंखों में।
मैं कभी भी तुमको पसंद नहीं था ना सुधा, उन्होंने पूछा तो तड़फ उठी थी वह। मैंने आपका मोल नहीं समझा सुधीर जी, जिसके सर पर असली रत्नों का ताज सजा था, वह नकली पत्थर तलाशने चल पड़ी थी। मुझे माफ कर दीजिए। पर सुधीर शायद यह सब कुछ सुनना नहीं चाहते थे। उठकर कमरे से बाहर निकल गए। बाद में यही उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया था कि सुधा घर का कोई भी सदस्य उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता तो वह उठकर चले जाते। सुबह सवेरे ऑफिस निकल जाते और लौटने पर घंटों लॉन में टहलते रहते। कोई कुछ कहने समझाने की कोशिश करता तो वो आधी एक रोटी जो मुश्किल से उनके गले से उतरती थी उसे भी छोड़कर हट जाते। उनकी हालत पर सुधा जार जार रोती, पर वो तो नज़र उठाकर देखते तक नहीं। जिंदगी यूं ही तो नहीं कटेगी। सुधा ने सबका दिल जीतने के लिए घर के सारे कामकाज अपने ऊपर लेने की कोशिश की। सभी लोगों से अलग अलग माफ़ी भी मांगी, पर वह क्या करे अगर कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता था। कुछ कड़वा कुछ तीखा, मुंह से ना निकलना बोलना सबको आसान लगता था शायद। उधर सुधा के मन में गहरा डर भी बैठा हुआ था कि पता नहीं कब सुधीर का मन पिघलेगा और वह घर वालों की बात मानकर किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेंगे। फिर वह क्या करेगी। एक अजीब सा सन्नाटा सुधा के इर्द गिर्द बिखरा पड़ा था। क्या करे वह, कहाँ चली जाए। वह तो सुधीर से बस इतना कहना चाहती थी कि भले मारे पीटे प्रताड़ित करे, उफ भी नहीं करेगी वह, पर कुछ तो बोले तो फिर उन्हीं की खुशी। अगर वह उसे सामने पाकर असहज हो जाते हैं तो उनके सामने पड़ने से बचेगी वह। यही उसकी सजा भी होगी और प्रायश्चित भी होगा। सुधा अपना सामान समेटकर घर के बाहर वाले छोटे कमरे में आ गई थी। अगर हर समय गिड़गिड़ाने से माफ़ी नहीं मिलेगी तो इसे समय पर छोड़ना होगा। सोचना भी पड़ेगा कि भविष्य में वह स्वयं को कहाँ देखना चाहती है। अगर दीनता की प्रतिमूर्ति नहीं बनना है तो अपने अंदर वह शक्ति संचित करनी होगी। लोग उसकी इज्जत करने को मजबूर हो जाएं। जीवन को एक नई दिशा देना है तो वह अपने पैरों पर खड़ा होना पहली जरूरत थी। घर के पास स्थित एक छोटे से स्कूल में कुछ घंटों की नौकरी का इंतजाम कर सुधा ने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। पढ़ाई जो कभी बीच में छूट गई थी पहले उसे पूरा करना होगा, शायद तभी आगे सोचना संभव होगा। जीवन एकाएक बहुत व्यस्त हो गया। यथासंभव वह सुधीर के सामने पड़ने से बचती, पर कभी कभी छुपकर दुख की उस मूर्ति के दर्शन जरूर करती रहती जिसकी दुर्दशा का कारण वह स्वयं थी। उसकी उदास मूर्ति उसे और मेहनत कराने को उकसाती। कड़ी मेहनत के उन कई वर्षों के बाद एक दिन ईश्वर ने उस पर प्रसन्न हो गए। ऑफिसर की परीक्षा पास कर ली थी उसने और अब जल्दी ही किसी बैंक में नौकरी भी मिल जाने वाली थी। कमरे के कोने में रखी उसने कुर्सी पर बैठे थे सुधीर जब अपना रिजल्ट उनके हाथों में रखकर वही जमीन पर बैठ गई। वह मानो उनके बगल में बैठने की हैसियत ही नहीं थी। उसकी खामोशी से कागजों को उल्टे पलटते गंभीर आवाज में बोले थे वह, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए परेशान था, पर अच्छा है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो।
अब मैं बिना किसी परेशानी के तुमको अपनी पसंद का जीवन साथी चुन लेने की सलाह दे सकता हूँ। चौंक उठी थी वह। तो वह क्या पहले उसको विदा करके तब अपने लिए सोचने वाले हैं वह। पर जो भी हो, वह किसी बात की शिकायत करने की स्थिति में तो है नहीं। मेरी पसंद की बात अब छोड़िए सुधीर जी, उसे तो अपने नादानी से खो दिया है मैंने। पर मेरी वजह से आप कब तक ये शापित जीवन जिएंगे? जबकि बात मान क्यों नहीं लेते आप? धीमी आवाज में सुधा ने पूछा। तो खोए खोए से सुधीर कहने लगे, एक दिन मैं इतना स्वार्थी हो गया था कि तुमसे तुम्हारी पसंद बिना पूछे ही ब्याह लाया था तुम्हें। पर अब तुम जिसको भी चाहो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारा ये उतरा चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता। तुम्हें खुश रखने को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुधीर की आंखें गीली थी। एकाएक सुधा समझ गई कि अस्वीकार के जिस डर से वह गुजर रही थी वही डर उधर भी था। अगर वह सोचती थी कि किसी दिन सुधीर उससे मुक्ति पाने का निर्णय ले लेंगे तो उधर भी यही डर था। शायद दोनों ही तो वे एक दूसरे की पहल का इंतजार कर रहे थे। किसी के साथ भागी हुई पत्नी को बिना एक शब्द बोले लाकर घर में तो रखा ही, संयुक्त परिवार में रहकर भी ऐसा माहौल नहीं बनने दिया कि कोई उसे कुछ भी कह सके। एक ही घर में अलग अलग रहते हुए पिछले इतने समय से उसके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं वह, और आज भी चयन का अधिकार उसे ही दे रहे हैं। पल भर में ही वह उदासी के उस गहन गहर से बाहर निकल आई थी। अब तो महसूस हो रहा था कि दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री है वह, और ईश्वर ने जो उसे दिया है वह तो किसी और के पास नहीं होगा। बरसों से जमी धूल साफ हुई तो चमकदार धूप अंतरम के कोने कोने तक जाकर पसर गई। अब सुधा की आवाज में चपलता थी। जीवन साथी तो मेरे पास हैं, बस उसके दायित्व से उसका प्यार बनने तक का सफर तय करना बाकी है। उसकी बात समझने में सुधीर को कुछ समय लगा था। फिर वह उठे और पैर मोड़कर उसके पास वहीं बैठकर जमीन पर बैठ गए। सुधा के हाथों को पकड़कर कहने लगे, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए थी, ना समाज की परवाह ना किसी और का ख्याल। बस तुम कह दो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। इस बार मुझे मत नकारना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारी पसंद पर पूरा उतरने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुधा जानती है वह, पता है उसको। मूर्ख तो वह थी जो ऐसा अथाह प्यार अपने आंचल में समेटकर खुद को असहाय समझती रही थी। पर अब अपने इस प्राप्य को संभाल कर रखना उसे आता है। आत्मविश्वास से ओतप्रोत सुधा उठी, हाथ पकड़कर सुधीर को उठाया और सास ससुर के कमरे में जाकर उनके पैरों पर झुक गई। अपने नए जीवन का आशीर्वाद दीजिए पापा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। हम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपको सुनाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।